Hello students, so now we will do the most important part of the chapter real number of class 10th. Okay, so ये बहुत important भी है और एक फिक्स पैटर्न पे ही हमेशा चलता है। तो मैं जो यहाँ पर्टिकुलर स्टेप्स बताऊंगा आपको वही पर्टिकुलर स्टेप्स हर सवाल में फॉलो करने हैं। तो इस तरह का कोई भी सवाल होगा आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो कहेगा सर ये तो हमें पहले से पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसा होता है, इरेशनल होता है। हाँ हमें पहले से पता है, लेकिन हमें यहाँ प्रूव करना है। हमें पता है कि हमने पढ़ा है डायरेक्ट कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 2 की, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, या स्क्वायर रूट ऑफ 5 की, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की, स्क्वायर रूट ऑफ 7 की, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। हमें पता है क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो वो इरेशनल है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, बहुत ध्यान से देखना। एक बार में सारी चीज़ें बता दूंगा मैं, उन पर्टिकुलर स्टेप्स को, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में वही स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं और हर बार हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहाँ पे प्रूफ दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर और नॉट। तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है, हम इसका रिवर्स लेट कर लेंगे। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? सबसे पहले हमने क्या लेट कर लिया कि स्क्वायर रूट 2 कैसा है, रूट 2 कैसा है, रैशनल है। क्योंकि हमें इरेशनल प्रूफ करना था, हमने रैशनल मान के चलेंगे और आखिरी में इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी देख तो आराम समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान सुनना। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है कि जिस नंबर को हमें प्रूफ करना है वो इरेशनल है, उसको हमें क्या लेट करना होगा, रैशनल। ठीक, तो लेट कर लिया। अब अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रैशनल नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर है, सो रूट 2 विल बी इक्वल टू पी बाई क्यू। क्योंकि अगर हमने रूट 2 का रैशनल माना है तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इट कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कन्वर्ट हो सकता है, करेंगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ कंडीशन भी होती है। अच्छा, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ ये सवाल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के बिहाफ पे हम लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये लिखा है कि इस रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यों लिखा है, क्योंकि हमने रूट 2 को क्या माना है, रैशनल, इसलिए इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। और साथ में हम यहाँ ये भी लिखेंगे, हेयर पी एंड क्यू doesn't have any common factor। क्या मतलब है इसका, मैंने क्यों लिखा है इसका, मैंने इसे लिखा है कि जैसे मान लो रूट 2 है, अगर हमने माना है एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम लोग 8/4 नहीं लिख सकते, हमें उसको सॉल्व करके ही लिखा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो भी नंबर मैंने लिखा है ये पी बाई क्यू या फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा होगा, बस इतना लिखा है। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने पी बाई क्यू लिखा है रिड्यूस होने के बाद लिखा है, तो अब फर्दर ये रिड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये पी बाई क्यू 4/6 नहीं होगा, पी बाई क्यू 2/3 हो सकता है। मतलब ये यहाँ पे जो भी इनका कॉमन फैक्टर, अभी भी यहाँ इनका कॉमन फैक्टर क्या था, 2, तो 2 से मैंने रिड्यूस कर दिया। अब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब ये फर्दर नहीं रिड्यूस हो रहे हैं। तो सिर्फ मैंने ये कंडीशन इसलिए लिखी है कि आपको ये बता सके कि अब पी बाई क्यू फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा, फाइनली रिड्यूस करने के बाद जो भी है वो मैंने लिखा है कि रूट 2 पी बाई क्यू के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, रैशनल लेट कर लेंगे। तो लेट कर लिया, अगर रैशनल लेट कर लिया है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हो भाई, तो मैंने उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। बस यहाँ सिंगल कंडीशन ये लिखी है कि पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कि अभी इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया इसको, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया रूट 2 क्यू इक्वल टू पी हो गया। अब मैंने लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने स्क्वायरिंग करा दी, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, एनी डाउट, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखो तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2q स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, तो हर एक स्टेप को मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैंने कहा कि एक नंबर है मेरे पास, एक वेरिएबल है x,
और x इक्वल लिखा है 2 इंटू 10 या 2 इंटू 5। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी x है ये 2 से भी जा रहा है और ये जो भी x है 5 से भी जा रहा है, क्योंकि पता है ये 10 है। तो अगर 10 के फैक्टर में 2 एंड 5 है, या 10 को हम लोग 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से डिवाइड जा रहा होगा, इट मस्ट बी डिविजिबल। अगर 10 को हम लोग 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये 2 से ये 10 जा भी रहा होगा। अगर 10 को हमने 5 इंटू समथिंग लिखा है तो ये 10 जो है 5 से जा भी रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ क्या लिखा, पी स्क्वायर को 2 इंटू क्यू स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब है कि जो पी स्क्वायर ये 2 से भी जा रहा होगा, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसके पीछे लॉजिक है कि अगर यहाँ 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 है तो ये 10 जो है ये 2 से भी जाएगा और ये 5 से भी जाएगा, क्योंकि ये इसके प्रोडक्ट्स करने पे ही आ रहा है। सिमिलरली इनका प्रोडक्ट करने पे पी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये पी स्क्वायर 2 से भी जा रहा होगा। ठीक है, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो 2 अगर पी स्क्वायर से भी जा रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। तो 2 क्या है, पी का भी फैक्टर है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई कि 2 जो है पी का भी फैक्टर है। तो अगर 2 पी का फैक्टर है, ठीक है, अब यहाँ एक बात और समझनी है, अगर p 2 से जा रहा है इसका मतलब हम लोग p को 2 के फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं। तो q तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 2m भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने लिखा है 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, मतलब p के फैक्टर में 2 आता है, इट मीन्स p को हम लोग 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, सो p इक्वल टू 2m, ये लिख सकते हैं हम लोग p इक्वल टू 2m। ठीक है, p को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, ये वाले में। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। p की वैल्यू को पहले वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात मुझे समझ में आ गई कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, समझ में आ गया। ठीक है, हमने p की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये क्या हो गया, 2q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह कितना है 2m का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, ये 2 से 2 रिड्यूस हो गया। तो अब ये क्या बन गया मेरा, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको तो रिलेस कर दूंगा, तो ये हो गया मेरा q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जो q स्क्वायर है वो 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है, 2 और m स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने में q स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है इसके बाद, सो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, हेंस 2 इज़ ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q। ठीक है, तो q क्या है, 2 का भी फैक्टर है, मतलब q जो है, मतलब 2 जो है वो 2q का भी फैक्टर है। और यहाँ क्या निकला था स्टेटमेंट कि 2 जो है वो p का भी फैक्टर है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले क्या लेट किया था, p और q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब p और q अब किसी भी नंबर से नहीं जा रहे हैं, और कॉमन मतलब किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्या देखा, सॉल्व करते करते मुझे ये पता चला, पहली स्टेटमेंट यहाँ से कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, 2p का भी फैक्टर है। ठीक है भाई, p का हो सकता है लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर हम आगे गए तो मैंने देखा 2q का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर है 2p का भी फैक्टर है, 2q का भी फैक्टर है, इसका मतलब 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया ना, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। और यही मैंने कंडीशन यहाँ रखी थी कि p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, और इन दोनों इक्वेशन से क्या निकला, इससे और इससे, सो हेयर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो जो मैंने बात यहाँ पे लिखी थी ये तो इससे कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, इनका कॉमन फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया इट मीन्स कि हमने जो शुरुआत में एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर वो रैशनल नहीं है इट मीन्स इट विल बिकम इरेशनल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, और कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ही लिखेंगे सिर्फ,
अब क्यों अराइज हुआ ये तुम्हें मैंने बता दिया ओरली, क्यों अराइज हुआ, क्योंकि यहाँ लिखा था कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और सॉल्व करने में पता चला कॉमन फैक्टर आ गया है, ठीक है। हेयर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, हेंस आवर एजम्पशन, हमने ऊपर जो एजम्पशन किया था इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस या सो √2 इज अ इरैशनल नंबर, इसलिए √2 कैसा है, इरैशनल नंबर है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहाँ √3 होगा, अगर इसी सवाल में ये सवाल हो गया, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3p² हो जाएगा, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p आ जाएगा, तो p इक्वल टू 3m लिख देंगे, तो यहाँ पुट कर लेंगे तो q का भी 3m² आ जाएगा, तो 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ q भी आ जाएगा, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p भी आ जाएगा, तो 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे √3 इरैशनल नंबर। तो जितने भी तरह के इस तरह के सवाल होंगे इसमें यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। So now we will do some more questions in our next video. Okay, bye.